आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे +2 अकाउंटेंसी पार्ट बी की इम्पोर्टेंट थ्योरी। पार्ट बी है फाइनेंशियल एनालिसिस का। तो जानते हैं इसकी इम्पोर्टेंट थ्योरी। वित्तीय विवरण का अर्थ क्या होता है? वित्तीय विवरण वह विवरण होते हैं जो किसी व्यावसायिक फर्म अथवा कंपनी की वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन तथा लाभप्रदता, प्रॉफिटेबिलिटी को प्रकट करते हैं। तो जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, क्या इनका एनालाइज होता है, इसके बारे में आपका सेकंड पार्ट है। तो जो वित्तीय विवरण है वो होते हैं जो फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति को बताते हैं और लाभप्रदता को प्रकट करते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 240 के अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरण में निम्नलिखित विवरण मुख्य रूप से शामिल किए जाते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है कंपनी की? एक आता है स्थिति विवरण, बैलेंस शीट। दूसरा लाभ हानि का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड आता है लेखों से संबंधित टिप्पणियां, नोट्स टू अकाउंट्स। एंड फोर्थ आता है रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये कंपनी के वित्तीय विवरण होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं ये कंपनी की। तो एक एक करके इनको समझते हैं। तो पहले है स्थिति विवरण, बैलेंस शीट, इसको हम आर्थिक चिट्ठा भी कहते हैं। स्थिति विवरण एक निश्चित तिथि पर कंपनी के स्वामित्व एवं दायित्व, इक्विटी एंड लायबिलिटीज तथा संपत्तियों, एसेट्स को प्रदर्शित करने वाला विवरण है। यह कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है, इसलिए इसे स्थिति विवरण कहा जाता है। तो बैलेंस शीट में हम क्या बताते हैं? इक्विटी और लायबिलिटीज एक ये बताते हैं, और दूसरी तरफ हम संपत्तियां बताते हैं। और ये क्या करता है? ये स्थिति को प्रकट करता है, वित्तीय स्थिति को, इसलिए हम इसे स्थिति विवरण भी कहते हैं। अब सेकंड है लाभ हानि का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ हानि का विवरण व्यवसाय के कार्यों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले लाभ या हानि को प्रकट करता है, इसलिए इसे आय विवरण भी कहा जाता है। तो जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है वो बताता है कि कितना लाभ हुआ या हानि हुई उसके बारे में, और इसे हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। अब थर्ड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो है लेखों से संबंधित टिप्पणियां, नोट्स टू अकाउंट। कंपनी के स्थिति विवरण, बैलेंस शीट तथा लाभ हानि के विवरण, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाई गई विभिन्न मदों से संबंधित व्याख्यात्मक विवरण, डिटेल्स दिखाने के लिए नोट्स टू अकाउंट्स का प्रयोग किया जाता है। तो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं या इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो वहाँ पर हम जो अमाउंट है वो कंसोलिडेटेड रूप से हम लिख देते हैं। अब वो अमाउंट कहाँ से आया, अगर हमने उसकी डिटेल को जांचना है तो वो बताता है नोट्स टू अकाउंट। फोर्थ नंबर पे है रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS3 रिवाइज्ड। तो ये भी वित्तीय विवरण है। तो क्या होता है रोकड़ प्रवाह विवरण? रोकड़ प्रवाह विवरण एक ऐसा विवरण है जो दो तिथियों के बीच रोकड़ में हुए परिवर्तनों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करता है। तो हम आपके पास दो ईयर्स दी होंगी, तो उसमें कितना परिवर्तन हुआ कि पहले आपके पास कितना रोकड़ था फिर कितना हुआ, उसमें जो परिवर्तन के बारे में क्या करता है ये बताता है। तो हमने जाना वित्तीय विवरण जो कंपनी के होते हैं। अब आगे कंपनी के वित्तीय विवरणों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो इंपॉर्टेंट बातें हैं वित्तीय विवरणों से संबंधित। तो पहली है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 241 के अनुसार प्रत्येक कंपनी के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च रखना अनिवार्य है। तो जो वित्तीय विवरण है वो स्टार्ट होते हैं 1 अप्रैल से और अकाउंट क्लोज होते हैं 31 मार्च को। तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलते हैं, एक ये बात है। दूसरा पॉइंट, वित्तीय विवरणों को मौद्रिक रूप में व्यक्त किया जाता है, तो इनको हम जो है मनी में इनकी मेजरमेंट होती है। दूसरा एक इसका इस महत्वपूर्ण तथ्य ये है। और थर्ड है कंपनी के वित्तीय विवरणों को शीर्ष प्रारूप में बनाना अनिवार्य है। मतलब ये जो कंपनी के जो वित्तीय विवरण बनते हैं वर्टिकल फॉर्म में, ऊपर से नीचे की ओर को, ये हॉरिजॉन्टल नहीं बनते हैं, ये वर्टिकल बनते हैं। एक तथ्य ये है। और फोर्थ है एक कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति को स्थिति विवरण तथा लाभप्रदता को लाभ हानि विवरण से प्रदर्शित करती है। तो अगर हमने स्थिति देखनी है तो वो आपका बैलेंस शीट से, और प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है तो इनकम स्टेटमेंट से पता चलता है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 सब क्लोज 1 के अनुसार प्रत्येक कंपनी को वर्ष के अंत में लाभ और हानि विवरण तथा स्थिति विवरण तैयार करना पड़ता है। तो ये कंपनी को मैंडेटरी है तैयार करना कि उनको इनकम स्टेटमेंट भी बनानी पड़ती है और बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है। भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के वार्षिक खाते
कंपनी अधिनियम में दी गई अनुसूची 3 के अनुसार तैयार किए जाते हैं। तो जो वित्तीय विवरण बनते हैं कंपनी के, वो बनते हैं शेड्यूल 3 के मुताबिक। तो जो बैलेंस शीट है वो बनती है शेड्यूल 3 पार्ट 1, यहाँ से आपको एमसीक्यू आ सकता है। और जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वो बनता है शेड्यूल 3 पार्ट 2, जो कंपनी एक्ट है उसका जो शेड्यूल 3 है, अनुसूची 3 उसके अकॉर्डिंग बनते हैं। तो पार्ट ए में बनती है बैलेंस शीट और पार्ट 2 में बनता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये हमने जाना कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे वित्तीय विवरणों के। अब हम जानते हैं वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की तकनीकें। तो टूल्स कौन कौन से हैं। हम वित्तीय विवरणों का एनालाइज करते हैं तो वो तुलनात्मक वित्तीय विवरण विश्लेषण है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा समानाकार वित्तीय विवरण है, कॉमन साइज फाइनेंशियल एनालिसिस भी है। फिर प्रवृत्ति विश्लेषण, ट्रेंड एनालिसिस है। कोष प्रवाह विवरण विश्लेषण, फंड फ्लो स्टेटमेंट भी है। रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस भी है। और वित्तीय अनुपात विश्लेषण, फाइनेंशियल रेशो भी है। और सम विच्छेद विश्लेषण, ब्रेक इवन एनालिसिस भी है। तो इनसे हम जो है क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंटों की। फिर आगे वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता या प्रयोगकर्ता। जो हम वित्तीय विवरण बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, नोट्स टू अकाउंट्स बना रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, कैश फ्लो बना रहे हैं, तो इनके यूज़र कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं आंतरिक उपयोगकर्ता, जो इंटरनल यूज़र होते हैं उनके बारे में। तो इंटरनल होते हैं मैनेजर, जो प्रबंधक है, शेयर होल्डर जो अंशधारी हैं, और एम्प्लॉयज़ कर्मचारी। तो ये इसके उपयोगकर्ता होते हैं। ये देखते हैं वर्ष के अंत में बैलेंस शीट्स को और इनकम स्टेटमेंट को। और जो बाहरी होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, बैंक और वित्तीय संस्थान। इसके बाद निवेशक और संभावित निवेशक, तो जिन्होंने पैसा लगाया है इन्वेस्टर, और जो भविष्य में होने वाले हैं इन्वेस्टर वो। लेनदार और आपूर्तिकर्ता, जो क्रेडिटर्स हैं और सप्लायर हैं, वो भी वित्तीय विवरणों को देखते हैं। सरकारी विभाग वो भी देखते हैं। स्टॉक एक्सचेंज और सेबी ये भी देखती है। और शोधार्थी और अर्थशास्त्री जो रिसर्च वगैरह करते हैं, स्कॉलर और इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो भी करते हैं। जो लेबर यूनियन है, श्रम संघ, वो भी वित्तीय विवरणों को क्या करती है, देखती है। और ऋण पत्रधारी वो भी देखते हैं। और कर अधिकारी, टैक्स ऑफिसर, ये भी ऋण पत्रों को देखते हैं। और उसके बाद ही कंपनी के साथ जो है व्यवहार करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ये हो गए आपके बाहरी उपयोगकर्ता और ये हो गए आंतरिक उपयोगकर्ता। इसके बाद वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताएं। तो ये जो वित्तीय विवरण है, जैसे बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और एक चेंज इन इक्विटी भी है। तो इसमें क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। तो नंबर 1 इनकी विशेषता है कि वित्तीय विवरण को मौद्रिक रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दूसरा, वित्तीय विवरण पिछली अवधि से संबंधित होते हैं। एक तो इनको मनी में मेजरमेंट करेंगे, और जो वित्तीय विवरण जो भी होंगे वो पिछले अवधि से हमारे पास संबंधित होते हैं। और तीसरा जो इसकी फीचर है, कंपनियों के वित्तीय विवरण 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के लिए बनाए जाते हैं। तो ये इनकी विशेषता है। अब इसके बाद वित्तीय विवरणों के आवश्यक गुणों की व्याख्या। तो इसमें वित्तीय विवरणों में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो पहला जो है, पूर्ण एवं सही सूचनाएं, ये ऐसे होनी चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट और बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे। फिर दूसरा होता है तुलनात्मकता, इनका हम कंपैरिजन कर सकें। सरलता, बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। उचित समय, ये टाइमली तैयार हो जाने चाहिए बन करके। और कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए इनमें। और विश्लेषणात्मकता, ये एनालाइज करने के लायक भी होने चाहिए। तो ये गुण होने चाहिए वित्तीय विवरणों में जब हम इनको तैयार करते हैं। अब आगे, वित्तीय विवरण किन उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। तो जो वित्तीय विवरण है हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हैं। तो पहला है लेखांकन सूचनाएं उपलब्ध कराना। तो हमारे पास ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। भावी लाभ अर्जन क्षमता का अनुमान लगाना, इससे हम जो है भविष्य की भी बारे में सोच सकते हैं कि इस बार हमारे को कितना प्रॉफिट हुआ, उसके हिसाब से हम भविष्य का भी अनुमान लगा सकते हैं। फिर वित्तीय स्थिति का अध्ययन करना, हम बैलेंस शीट्स का भी स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद जो है तुलनात्मक अध्ययन करना, हम कंपैरेटिव जो है स्टडी भी कर सकते हैं। और रोकड़ प्रवाह का अनुमान भी हम लगा सकते हैं। तो इन उद्देश्यों की हमारे वित्तीय विवरण क्या करते हैं, पूरा करते हैं। अब आ जाती है वित्तीय विवरण की सीमाएं। तो कुछ एक इसकी लिमिटेशंस भी हैं। तो वो क्या है। तो पहला है ऐतिहासिक आंकड़ों पर आधारित। तो ये जो है आपके हिस्टोरिकल जो हमारे पास डाटा होता है उसके ऊपर निर्धारित होते हैं, जो पिछले हैं।
दूसरा जो है आंकड़ों से छेड़छाड़ संभव, जो आंकड़े हैं उनके साथ कोई भी क्या कर सकता है, छेड़छाड़ कर सकता है, उनको वो फेरबदल कर सकता है। फिर तीसरा है व्यक्तिगत निर्णयों से प्रभावित, जो अकाउंट्स हैं वो सब अपने अपने ढंग से तैयार करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है उसमें वेरिएशन आ जाता है, तो वो भी फिर एक इसकी कमी है। फिर गुणात्मक तत्वों की अनदेखी, इसमें आपको बोला कि सिर्फ जो ट्रांजैक्शन मनी में मेजरमेंट होगी उन्हीं को लेते हैं हम, जो गुण वगैरह है उसको इसमें हम नहीं लिखते हैं कि कोई कितना ईमानदार है तो उसको हम इसमें नहीं माप सकते। और मूल्य स्तर के परिवर्तनों की अनदेखी, तो जब प्राइस चेंज होते हैं तो उसको भी हम इसमें जो है अनदेखा करते हैं। और भावी योजनाओं का अभाव, तो इससे हम जो है फ्यूचर की प्लानिंग भी सही ढंग से नहीं कर सकते। इसके बाद अन्य पक्षों के हितों की अनदेखी, तो जो इंटरनल हैं, पक्षकार हैं, उनके अनुरूप ये बनाए जाते हैं, जो आउटसाइडर होते हैं तो उन पक्षों की भी क्या की जाती है, अनदेखी की जाती है, मतलब जो वो चाहते हैं तो उनके अनुरूप इनको नहीं बनाया जाता है। तो ये वित्तीय विवरणों की क्या थी, कुछ सीमाएं थी। अब हम जानते हैं तुलनात्मक वित्तीय विवरण के बारे में कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होती है। तो किसी भी संस्था के भविष्य का अनुमान लगाने के लिए उसके अतीत को देखना बहुत आवश्यक है, अतः कई वर्षों के वित्तीय विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन करना जरूरी है। जब दो या दो से अधिक अवधियों के वित्तीय विवरणों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके, ऐसे विवरण को तुलनात्मक वित्तीय विवरण कहते हैं। तो जब हम जो है पिछले कई सालों की क्या करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं कंपैरेटिव आपके स्टेटमेंट, तुलनात्मक वित्तीय विश्लेषण। इसके बाद अब हम जानते हैं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। तो यहाँ तक हमने जान लिया वित्तीय विवरण क्या होते हैं उनके बारे में। अब यहाँ पर लग गया इसके साथ विश्लेषण, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। तो जो हमने वित्तीय विवरण तैयार किए, जैसे बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स वगैरह, तो अब इनका एनालाइज करना भी क्या होता है, जरूरी। तो वित्तीय विवरणों का विश्लेषण क्या है, इसको हम समझते हैं। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से हमारा अभिप्राय वित्तीय विवरणों में दिए गए आंकड़ों का सरल रूप से वर्गीकरण करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वित्तीय विवरणों में जो आंकड़े दिए गए हैं, जो बैलेंस शीट में दिए हैं और इनकम स्टेटमेंट में दिए हैं, तो उनको हम क्लासिफाई करेंगे, उनका हम वर्गीकरण करेंगे, अलग अलग उनको करेंगे, ताकि इनसे महत्वपूर्ण अर्थ निकाला जा सके, ताकि फ्यूचर में हमने कोई प्लानिंग करनी है तो वो हम निकाल सके। तो वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में क्या होता है, जो वित्तीय विवरण है उनको क्लासिफाई किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है, ताकि इनको सरल बनाया जाता है। आगे समझते हैं, किसी भी व्यवसाय द्वारा जो वित्तीय लेखे विवरण या प्रतिवेदन प्रकाशित किए जाते हैं उनका विश्लेषण ही वित्तीय विश्लेषण कहलाता है। तो जो भी हमारे पास वित्तीय विवरण है, बस मेन वही है कि जब हम उनका क्या करेंगे, एनालाइज, उनको सिंपल बनाएंगे, एनालाइज के लायक बनाएंगे, उसी को हम बोलेंगे वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। इसके बाद अब हम देखते हैं वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के उद्देश्य, क्यों हम एनालाइज करते हैं। तो पहला इसका ऑब्जेक्टिव होता है व्यवसाय की वर्तमान लाभ कमाने की क्षमता का मूल्यांकन करना। तो इससे क्या कर सकते हैं, कोई भी पक्षकार, चाहे वो आंतरिक है चाहे वो बाहरी है, तो व्यवसाय की लाभ अर्जन क्षमता का मूल्यांकन कर सकता है कि किस साल अच्छी थी या किस कंपनी की अच्छी थी, किस कंपनी की अच्छी नहीं थी, ये सारे का सारा। दूसरा, संस्था की वित्तीय स्थिति का पता लगना। इससे जो है जब हम एनालाइज करेंगे तो फिर वित्तीय स्थिति का भी पता लगेगा, जब हम एनालाइज नहीं करेंगे तो वित्तीय स्थिति का पता नहीं लगेगा, तो इसलिए विश्लेषण क्या है, जरूरी। फिर व्यवसाय की शोधन क्षमता का मूल्यांकन करना। शोधन होता है कि जो उन्होंने ऋण लिया है उसके भुगतान करने की क्षमता, क्या वो जो है भुगतान कर सकती है कि नहीं कर सकती है, तो वो भी वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से पता उसका चलता है। कार्य निष्पादन का तुलनात्मक अध्ययन करना, जो उनका परफॉर्मेंस है उसका अप्रेजल, उसका मूल्यांकन करना, तो वो भी हम जो है कर सकते हैं, ठीक है, वित्तीय विवरणों का जब विश्लेषण होगा तो। अगर नहीं होगा तो ये हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आगे, संस्था की अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन तरलता स्थिति का मूल्यांकन करना। हम इसका जैसे जो है लिक्विडिटी भी देखेंगे कि अल्पकाल ऋणों का भुगतान करने के लिए कैसी है या दीर्घकाल के लिए कैसी है, वो भी तब होगा जब हम उनका क्या करेंगे, विश्लेषण। तो वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से हमारे इन ऑब्जेक्टिव के क्या होती है, पूर्ति होती है। अब आगे हम जानते हैं अनुपात का अर्थ। दो संख्याओं के बीच तुलनात्मक दृष्टि से जो अंक गणितीय संबंध स्थापित किया जाता है उसे अनुपात कहते हैं। तो जो अनुपात है वो होता है दो संख्याओं के बीच तुलनात्मक अध्ययन या दो मदों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन, तो इसको कहते हैं हम अनुपात। अब आगे जो है अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य।
तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं रेशो से जब हम दो संख्याओं का या दो मदों का तुलनात्मक अध्ययन करता है। तो इससे नंबर 1 लाभप्रदता को मापना। जब हम अध्ययन करेंगे तो हमारे को प्रोबेबिलिटी का पता चल जाएगा कि किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। दूसरा, व्यवसाय की शोधन क्षमता का मूल्यांकन करना कि जो व्यवसाय है वो अपने ऋणों का भुगतान करने के लिए कौन सक्षम है कौन नहीं है, उसका भी हमारे को पता लग जाएगा। वित्तीय स्थिति को मापना, इससे हम क्या कर सकते हैं, जो वित्तीय स्थिति फाइनेंशियल पोजीशन को भी हम उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। फिर परिचालन क्षमता का निर्धारण करना, जो हम बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं तो किस ढंग से हम ऑपरेट कर सकते हैं, क्या उसकी कैपेसिटी है, तो वो भी हम अनुपात के विश्लेषण से निर्धारित कर सकते हैं। ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद निर्णय लेने में प्रबंधन को सहायता करना, कोई डिसीजन वगैरह लेना है तो जो अनुपात विश्लेषण है वो प्रबंधकों की करता है, सहायता करता है। पूर्वानुमान लगाना एवं बजटन में सहायता प्रदान करना, अगर हमने फोरकास्टिंग करनी है, पूर्वानुमान लगाना है या बजट वगैरह बनाना है तो भी वो हो सकता है अनुपात के विश्लेषण से। इसके बाद लेखांकन सूचनाओं को सरल बनाना एवं सारांशित करना, तो जो अगर हमने जो हमारे वित्तीय विवरण है उनकी सूचनाओं को सरल बनाना है और सारांशित करना है तो वो भी कौन करता है, वो भी जो आपका रेशियो एनालिसिस वो करता है। फिर कुल कार्यकुशलता का संकेत देना कि कितने एफिशिएंस है, कितनी एफिशिएंसी बिजनेस में है, वो भी कौन बताता है, अनुपात विश्लेषण से होता है। तो ये जो अनुपात विश्लेषण है ये हमारे इन उद्देश्यों की क्या करता है, ये पूर्ति करता है। अब हम जानते हैं अनुपातों का वर्गीकरण। तो जो रेशो है वो आपके एक लिक्विडिटी रेशो होते हैं, सॉल्वेंसी होते हैं, टर्नओवर और एक्टिविटी और परफॉर्मेंस होता है और प्रॉफिटेबिलिटी। तो 4 प्रकार की हमारे पास जो है ये आपका रेशो है, इसमें हमने इनको क्लासिफाई किया है। तो लिक्विडिटी रेशो जो होता है, तरलता अनुपात, यह अल्पकालीन वित्तीय स्थिति को बताता है। ये इसमें आपके लिक्विड रेशो और करंट रेशो इसमें आते हैं। और सोल्वेंसी शोधन क्षमता अनुपात, ये दीर्घकालीन क्षमता को बताते हैं कि दीर्घकाल में हम अपने ऋणों का भुगतान करने के लिए कितने सक्षम हैं। लिक्विडिटी अल्पकालीन में हम कितने सक्षम हैं ऋणों का भुगतान करने के लिए, और शोधन दीर्घकाल में। तो इसमें आपके डेब्ट इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो वगैरह, सोल्वेंसी रेशो, ये इसमें जो है वो कैलकुलेट किए जाते हैं। और जो आपका अगला है टर्नओवर, एक्टिविटी और परफॉर्मेंस, तो इससे व्यवसाय की जो आपकी क्रियाशीलता या निष्पादन का पता चलता है, इससे परफॉर्मेंस का पता चलता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपके स्टॉक टर्नओवर रेशो, आपका जो है डेटर टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, ऐसे ऐसे रेशो इसमें शामिल किए जाते हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, लाभप्रदता, तो जब हमने लाभ को आंकना है, जांचना है, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो से पता चलता है। इसमें हम नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ठीक है, और अर्निंग ऑन जैसे आपका इन्वेस्टमेंट वगैरह, ये रेशो जो है इसमें ये आते हैं। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो रोकड़ प्रवाह विवरण किसी विशेष अवधि के दौरान फर्म के संचालन, विनियोग तथा वित्तीय क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप हुई रोकड़ प्राप्तियों, भुगतानों और रोकड़ समतुल्य में हुए शुद्ध परिवर्तनों में वृद्धि या कमी का सारांश है। तो रोकड़ प्रवाह विवरण क्या होता है, आगे समझ लेते हैं। यह एक ऐसा विवरण है जो 2 तिथियों के बीच रोकड़ में हुए परिवर्तनों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करता है। तो जो भी हमारे पास अवधि दी हुई है, विशेष अवधि, इसमें हम जानते हैं कि हमारे पास पहले कितना कैश था और अब कितना कैश है। ठीक है, जैसे पहले हमारे पास कैश था 50,000, अब हो गया 60,000, तो कितना चेंज आया, 10,000 का। तो उसके बारे में हम जो है जानते हैं रोकड़ प्रवाह विवरण से। तो 2 तिथियों के बीच में रोकड़ में हुए परिवर्तनों का क्या करता है, तुलनात्मक अध्ययन करता है। और इसमें जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनको 3 एक्टिविटी में डिवाइड किया जाता है, एक ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में और वित्तीय क्रियाओं में। तो जो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वो पूरे का पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है, और आपको एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी का भी आ सकता है, या इन्वेस्टिंग का भी आ सकता है, या फाइनेंसिंग का भी आ सकता है। तो जिस ढंग से मैंने आपको समझाया उस तरीके से आप जो हैं इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया रोकड़ प्रवाह विवरण, जो 2 तिथियों के बीच रोकड़ में हुए परिवर्तन का तुलनात्मक अध्ययन करता है। अब नेक्स्ट है रोकड़ प्रवाह विवरण का वर्गीकरण या मुख्य क्रियाएं। तो इसकी 3 हैं, एक ऑपरेटिंग, एक इन्वेस्टिंग, एक फाइनेंसिंग। और उसके बाद जो है रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य क्या क्या हैं,
ये किन किन ऑब्जेक्टिव को हमारे फुलफिल करता है। तो रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने का मूल उद्देश्य रोकड़ के स्रोतों तथा प्रयोगों की जानकारी प्राप्त करना है। तो मेन हम ये देखेंगे कि जो रोकड़ है वो कहाँ से आया, उसका सोर्स क्या क्या थे, और गया तो वो कहाँ कहाँ पर गया, मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो को बताता है फर्स्ट। सेकंड जो है, दो चिट्ठों की तिथियों के बीच रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य में हुए परिवर्तनों को ज्ञात करना। तो जब हमारे पास दो बैलेंस शीट दी हुई होती है तो उसमें जो रोकड़ और रोकड़ समतुल्य हैं, रोकड़ समतुल्य में आ जाते हैं कैश, कैश इन हैंड और मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो पहले कितने थे, अब कितने हुए, उसमें जो परिवर्तन को भी क्या करता है, ये बताता है। थर्ड, विभिन्न निवेशबंदी परियोजनाओं में रोकड़ की आवश्यकताओं का निर्धारण करना, कि जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, किस किस प्रोजेक्ट में कितने रोकड़ की आवश्यकता है, तो वो भी हमारे को कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या करता है, बताता है। फिर कंपनी की वित्तीय स्थिति के कुशल प्रबंधन में सहायता प्रदान करना। तो अगर हमने जो है कंपनी का एक अच्छा मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए किसका होना जरूरी है, कैश का। तो ये वित्तीय स्थिति को भी जैसे क्या करता है, ये बताता है। इसके बाद जो है रोकड़ बजट के निर्माण में सहायता करना। तो जब भी हमने कैश बजट बनाना है तो रोकड़ प्रवाह विवरण क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। वित्तीय नीतियों के निर्धारण में मदद करना, हमने कोई फाइनेंशियल पॉलिसी बनानी है तो उसके लिए भी कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारी हेल्प करता है। अल्पकालीन वित्तीय नियोजन में सहायता प्रदान करना, अगर हमने क्या करना है, एक प्लानिंग करनी है शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो भी हम किससे कर सकते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम प्लानिंग कर सकते हैं उसको देख करके। फिर तरलता स्थिति को बेहतर ढंग से व्यक्त करना, हमने लिक्विडिटी को बताना है, ठीक है। जो जैसे कोई हमारे से पूछता है कि आप लिक्विडिटी बताओ, तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या कर सकता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम उसको लिक्विडिटी जो है वो बता सकते हैं। इसके बाद ऋणी की वित्तीय स्थिति के पुनर्निरीक्षण में मदद करना, तो जो भी ऋण है जिसने हमारे को जो है दिया हुआ है तो उसका भी पुनर्निरीक्षण जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट करता है। फिर लाभांश के भुगतान के संबंध में निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना, कितना हमारे को डिविडेंड बांटना चाहिए, कितना नहीं बांटना चाहिए, तो वो भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट से देख सकते हैं कि हमारी कैश की स्थिति कैसी है। तो ये हमने जान लिए पॉइंट, रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य, मतलब इन उद्देश्यों की पूर्ति करता है अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को तैयार करें तो। अब इसकी कमियां भी हैं रोकड़ प्रवाह विवरण की सीमाएं। तो पहला है, रोकड़ को सही परिभाषित करना कठिन है। तो मेन बात यह है कि रोकड़ को हम सही ढंग से परिभाषित नहीं कर सकते कि रोकड़ में क्या क्या आएगा। दूसरा, चेक, स्टाम्प, पोस्टल ऑर्डर इत्यादि रोकड़ में शामिल किए जाए या नहीं, इसके संबंध में भी क्या है, विवाद है। तो अब जो चेक होते हैं, स्टाम्प ड्यूटी होती है, पोस्टल ऑर्डर होते हैं, तो कई बार जो है हम इनको लें या ना लें, इनके संबंध में भी क्या है, विवाद है। तो इस सेकंड पॉइंट से ही पहला पॉइंट, तो हमारे को इसको सही ढंग से परिभाषित करना क्या है, कठिन, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, विवाद होते हैं कुछ एक आइटमों के कि इनको हम रोकड़ में लें या ना लें। थर्ड है, यह किसी फर्म की लाभप्रदता का आंकलन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। जैसे सपोज हमने प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता नहीं लगेगा। फिर नेक्स्ट जो है, यह गैर रोकड़ मद को प्रदर्शित नहीं करता, अतः गैर रोकड़ लेन देन की उपेक्षा होती है। तो मतलब यहाँ पर हम लेते हैं कौन सी, जो हमारे फाइनेंशियल जो होते हैं वही जो कैश से संबंधित होते हैं उन्हीं को हम प्रदर्शित करते हैं, और जो गैर रोकड़ मद होती हैं, मतलब जिनका संबंध कैश से होता है, उसको हम इसमें शामिल नहीं करते। तो वो भी क्या होती है, जरूरी होती है। तो ये एक इसकी ड्रॉबैक है। तो ये बोलता है कि हमारे को नॉन मॉनेटरी आइटम्स भी क्या करनी चाहिए, लेनी चाहिए, जो इसमें नहीं होती है। यह सिर्फ लेखांकन के बुनियादी सिद्धांत अर्थात उपार्जन सिद्धांत को नज़रअंदाज करता है। तो इसमें ये देखा जाता है कि हमारे पास कैश है कि नहीं है। अगर कोई एक्रूड है, ठीक है, या हमारे को जैसे जो है नहीं मिल रहा है, आउटस्टैंडिंग है, तो उसको हम इसमें नहीं लेते हैं। तो ये भी एक इसका क्या है, ये ड्रॉबैक है। और यह सिर्फ शुद्ध रोकड़ अंतर्प्रवाह और बाहरी प्रवाह को प्रदर्शित करता है। मतलब जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो हमारे को इनफ्लो और आउटफ्लो को तो बताएगा, लेकिन यह उपक्रम के शुद्ध लाभ और हानि का प्रतिनिधित्व नहीं करता। मतलब इससे अगर हमने देखना है कि कितने हमारे को नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हुए, इसका पता लगता है, ठीक है। ये सिर्फ हमारे को क्या करता है, इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में ही बताता है। तो ये हमने आज डिस्कस कर ली सेकंड पार्ट की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी। थैंक यू।